अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 26 है। आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर 7 आई कैप की बुक का वो स्टार्ट कर रहे होंगे। 5 चैप्टर अभी तक हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा जो है हमारा चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्योंकि हमने स्टार्ट किया हुआ है तो वो हमने पढ़ ली है। किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ आप लोगों ने क्लियर करनी है। कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह किसी चीज़ को प्योरली रट्टे पे हम नहीं छोड़ेंगे। किसी भी चीज़ को इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश होगी कि हर चीज़ का लॉजिक समझ के चलें, ताकि आपकी रिटेंशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है जी। आज फिर चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे पहले भी कहा था कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किस तरह करना है, किसने करना है, क्या तरीके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, किस तरह किसी के राइट्स जो हैं वो आप उसको देंगे, वो हमने देखा है। तो ये कुछ चीज़ें हमने चैप्टर 6 में पढ़ी हैं, कुछ अभी हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 7 में हमने जो बातें करनी है उसमें कुछ हल्की फुल्की हमें पहले भी पता है, लेकिन यहाँ पर डिटेल में कर लेंगे। तो भाई वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आ गई थी, बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। बाय होम कॉन्ट्रैक्ट, नाम से क्या लग रहा है कि भाई कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, परफॉर्मेंस की लायबिलिटी, जिम्मेदारी किसके ऊपर है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक यहाँ पे काइंड ऑफ फ्लो चार्ट सा मैं बनाता हूँ, वो आप लोगों ने प्लीज़ बना लें। अभी सारे की समझ तो नहीं आएगी क्योंकि आगे पढ़ना है हमने। ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना हमारा, कि किसने परफॉर्म करना है, वो इसी से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो चले फिर। तो भाई क्या है हमारा टॉपिक, बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। भाई कौन परफॉर्म करेगा, सिंपल बात है यार, हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने ज़रा अपनी इंग्लिश बस लिख दिया तो हमें भी क्या था ये, मस्ट बी परफॉर्म्ड, हमें फिर उस हिसाब से मैंने कहा लिख देते हैं, यहाँ पे समझना चाहिए। अच्छा जी, अब दो सिचुएशन है भाई, यहाँ पर दो सिचुएशन है सर। एक सिचुएशन है अगर तो हो सिंगल प्रॉमिस, और एक सिचुएशन है अगर हो जॉइंट प्रॉमिस। ये क्या है, सिंगल प्रॉमिस, और एक सिचुएशन है अगर हो जॉइंट प्रॉमिस। अच्छा, पहले ना थोड़ा सा समझ लें ये है क्या चीजें। सिंगल प्रॉमिस से मुराद है कि अगर एक ही प्रॉमिसर है, अगर क्या है, एक ही प्रॉमिसर है, क्योंकि बेसिकली हम परफॉर्म करने की बात पढ़ रहे हैं ना, तो परफॉर्म तो प्रॉमिसर ने करना होता है। हाँ, बाद में यही बंदा प्रॉमिसर बन जाएगा, अगले की बारी आ जाएगी वो प्रॉमिसर बन जाएगा, लेकिन परफॉर्म जब कर रहे होंगे तो आप क्या कहलाएंगे, प्रॉमिसर कहलाएंगे। ऐसे ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस बात कर ली हुई है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, जिस वक्त आप परफॉर्म कर रहे हैं उस वक्त आप प्रॉमिसर बस कहला रहे हैं। हम यहाँ पे शिक पढ़ रहे हैं सिर्फ प्रॉमिसर के ऊपर क्या लग रही है। अभी जो पढ़ आगे प्रोमिसी वाले पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम प्रोमिसर वाली पढ़ रहे हैं। प्रोमिसर के ऊपर क्या बात लगती है वो हम देख रहे हैं। ठीक है। सिंगल प्रॉमिस से मुराद क्या है कि अगर तो एक प्रोमिसर हो उसके अंदर, ठीक है, उसको सिंगल प्रॉमिस कहा जाता है। अगर एक से ज्यादा प्रोमिसर आ जाए, या अब फिर से बात यह है कि प्रोमिसर एक है इस टाइम पे, प्रोमिसी दो हैं, लेकिन भाई वो बाद में जाके उन प्रोमिसी ने भी तो प्रोमिसर बन जाना है ना। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर हर पार्टी जो दो तीन पार्टीज हैं, हर पार्टी एक टाइम पे प्रोमिसी भी होती है, प्रोमिसर भी होती है। ठीक है। मैंने आप दो लोगों को कर्जा देना है वापस, मैं अकेला हूं, आप दो ने मिलकर मुझे लाख रुपया दिया, 50-50 हज़ार रुपया मैंने आपको प्रोवाइड करना है। अब जब तक मैंने प्रोवाइड करना है, मैं कौन हूं, मैं सिंगल प्रोमिसर, मैं मतलब एक बंदा हूं ना प्रोमिसर। ठीक है। लेकिन भाई जब आपने मुझे वो कर्जा दिया था तो आप दो थे, उस वक्त आप लोगों की परफॉर्म करने की बारी थी, तो आप दो प्रोमिसर थे, तो वो जॉइंट प्रॉमिस उसको भी कहा जा सकता है। बात आई है समझ, क्योंकि देखें प्रोमिसर अगेन वही बात है, ये बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है ना तो आप पूछ लें, क्योंकि ये इसमें होनी नहीं चाहिए कन्फ्यूजन। हमने काफ़ी बार इसलिए इसको डिस्कस किया है कि बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिवाय कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के तकरीबन सारे कॉन्ट्रैक्ट
रेसिप्रोकल होते हैं। हर पार्टी एक टाइम पे प्रोमिसर भी होती है और अगले टाइम पे प्रोमिसी भी होती है, ठीक है। कभी पहले प्रोमिसी या बाद में प्रोमिसर, लेकिन दोनों रिलेशंस में वो लाजमी आती है पार्टी, ठीक है। तो अगर भाई दो बंदे मौजूद हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिस बोल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर एक ही बंदा मौजूद है, मतलब दोनों तरफ एक एक बंदा मौजूद है, क्योंकि देखो अगर परफॉर्म करने वाला इस वक्त एक है, इस वक्त वो कह देंगे इसको सिंगल प्रॉमिस है, लेकिन जब अगलों की बारी आ रही है परफॉर्म करने की तो फिर जॉइंट प्रॉमिस नहीं बन जाएगा, वो दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, चार बंदे हैं, ठीक है। तो अगर बंदा एक से ज़्यादा मौजूद है ना परफॉर्म करने वाला, ठीक है, तो वो उसको क्या बोला जाएगा, जॉइंट प्रॉमिस बोला जाएगा। हम यहाँ पे फिलहाल सिर्फ प्रोमिसर के एंगल से पढ़ रहे हैं कि वो जो प्रोमिसी भी है ना, जब वो प्रोमिसर बन जाएंगे, हमने सिर्फ प्रोमिसर का एंगल अभी देखना है, ठीक है। तो भाई प्रोमिसर के एंगल से अगर एक से ज़्यादा लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट इज़ अ जॉइंट प्रॉमिस, अगर एक बंदा परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज़ अ सिंगल प्रॉमिस, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम बेसिकली देख रहे हैं परफॉर्म किसने किस तरह से करना है। तो भाईजान सिंगल प्रॉमिस के केस में हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रोमिसर हिमसेल्फ, हर सेल्फ भी लिख लो यार, नाराज नहीं होना लड़कियों। प्रोमिसर हिमसेल्फ, इसमें भी एक बल्कि इस तरह लिखते हैं, पहले तो प्रोमिसर खुद परफॉर्म करेगा या प्रोमिसर्स एजेंट, ठीक है, प्रोमिसर का कोई एजेंट परफॉर्म कर देगा या एनी कॉम्पिटेंट पार्टी। इसमें बेसिकली बुक में उन्होंने इसके लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। प्रोमिसर नहीं कर रहा, इसके बिहाफ पर कोई और बंदा कर रहा है, तो हम उसको आसानी के लिए एजेंट लिख देते हैं, या आप यहाँ पे ये भी लिख लें प्रोमिसर्स एजेंट और अदर कॉम्पिटेंट पार्टी। मतलब प्रोमिसर खुद नहीं कर रहा भाई, इसके अलावा कोई कर रहा है, ठीक है, ये भी कर सकता है। और क्या है जी, प्रोमिसर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ। भाई अगर प्रोमिसर फोर्थ हो जाए, हमने पढ़ी हुई है ना चीज़ें, कोई नई तो नहीं है मेरे ख्याल में, अगर प्रोमिसर साहब फोर्थ हो जाए, ठीक है, तो फिर आपका है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो भी परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो बातें, ये देखो ये भी कोई और बंदा कर रहा है, ये भी कोई और बंदा ही कर रहा है, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आएगा जहाँ पर प्रोमिसर साहब की डेथ हो जाएगी। बात समझ, अगर प्रोमिसर की डेथ हो गई तो जो बंदा परफॉर्म कर रहा है अभी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका कहलाएगा, उसका कानूनी वारिस कहलाएगा, ठीक है। जो कोर्ट से डिक्लेयर हो गया यार यही कानूनी वारिस है वो करेगा। जबकि इधर अभी जिंदा है वो बंदा, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है अब भी भाई, इधर प्रोमिसर साहब जिंदा है, अलाइव हैं, लेकिन स्टिल उनके बिहाफ पर कोई और बंदा कर रहा है, ऐसे ही है। अब थोड़े से पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज भी कर लें और साथ लिंक भी कर लें कि क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है अगर डेथ हो जाए, या एजेंट या कॉम्पिटेंट पार्टी कर सकती है अगर वो प्रोमिसर जिंदा है। किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ये दो लोग कर सकते हैं प्रोमिसर के बिहाफ पे, किसी भी तरह का कर सकते हैं? नहीं सर, किसी भी तरह का नहीं कर सकते। अगर तो दो सिचुएशंस थी, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा गया था कि भाई सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही करेगा, तो फिर आप इन दो में से किसी से नहीं करवा सकते। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट था पर्सनल नेचर का, पर्सनल नेचर से मुराद क्या कि भाई कर ही सिर्फ प्रोमिसर सकता था, हमने वो एग्जांपल्स पढ़ी है, ठीक है। राहत फ़तेह अली खान को आपने बुला लिया कंसर्ट में, राहत साहब कहते हैं यार तबीयत नहीं ठीक है, एक और कॉम्पिटेंट पार्टी है, बड़ी कॉम्पिटेंट है, चाहत साहब, चाहत का आपको पता है वो गाना फजूल सा जो आजकल चल रहा है बदोबदी वो उसके मैंने देखा कल को 28 मिलियन थे यूट्यूब पे व्यूज़ उसके, तो वो खैर किसने कॉपीराइट स्ट्राइक कर दी उसके ऊपर, ओरिजिनल सॉन्ग वालों ने कि भाई ये हमारा असल में गाना था, ज़ाहिर पुराना गाना है नूर जहाँ का आई बिलीव।
तो उन्होंने वो कर दी तो वो ख़त्म हो गई, डिलीट हो गई। 28 मिलियन यार, मतलब आप देखोगे हम लोग कितने विले हैं वैसे हैं। 28 मिलियन, ये यहाँ पे मेरे ख्याल में किसी एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर पाकिस्तान में शायद टोटल मिला के इतने व्यूज़ ना होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, डक्की भाई चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, पता नहीं, और फैमिली व्लॉगर्स चल रहे हैं, और बस जी भी पैसा पीर बना हुआ है ना। तो खैर ये सूरत हाल है। 28 मिलियन, मैं तो डिलीट होने से ज़्यादा परेशान तो इस पर था कि 28 मिलियन हो किस तरह के यार, किन्होंने जा जा के देखा है। तो एक तो है ना कि वो आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, उसमें कहीं रील्स में आ जाता है, वो तो एक चलो सही है, सही तो वो भी नहीं है, लेकिन चलो अब वो आपके रील्स में आ गई चीज़, जो किसी मीम के थ्रू आ गई, वो एक अलग बात है। भाई यूट्यूब पे तो कोई प्रॉपर देखी जाती है ना चीज़ जाके, वो तो सर्च की जा, ढूंढी जाती जाके। तो 28 मिलियन किस तरह हो सकते हैं, मेरा दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर सका। अच्छा खैर, तो भाई राहत साहब अगर चाहत साहब को भेज देंगे, क्या कबूल कर लिया जाएगा? नहीं किया जाएगा। राहत का तो कहा जाता है आपका फॉर एग्जाम्पल 5000 एंट्री फ़ी है, चाहत का उन्होंने लिखना है कि 5000 एग्ज़िट फ़ी है, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है ना वो। तो पर्सनल नेचर का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो भाई फिर ये दोनों बंदे नहीं कर सकते। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, डेथ होगी प्रोमिसर की, उसी ने परफॉर्म करना, ख़त्म हो गया भाई, अल्लाह के वाले अब, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गई चीज़ की, अब किस तरह कर ले, इम्पॉसिबिलिटी होगी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन था कि करना ही प्रोमिसर ने, बेशक वो पर्सनल नेचर का नहीं भी था, फिर भी ये दो पार्टीज नहीं कर सकती, ठीक है। तो भाई प्रोमिसर खुद करेगा, ये दो पार्टीज करेंगी। तो यहाँ पे आप लिख लें ऐसे करके, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर। भाई अगर तो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, ठीक है जी, तो फिर आप इसको नहीं कर सकते, फिर उसी भाईजान को करना पड़ेगा। बात आई है समझिए, कोई नहीं, ठीक है। और एक सिचुएशन और हो सकती है, इनके अलावा ये तीन हो गई हैं, एक चौथी। अच्छा ये जो दो है ये बेसिकली वो इसी के साथ रिलेट कर जाएगी, बाय थर्ड पार्टी, बाय थर्ड पार्टी विद प्रोमिजीज कॉन्सेंट, विद प्रोमिजीज कॉन्सेंट। वो कहते हैं यार इनके अलावा भी कोई और बंदा आगे परफॉर्म कर सकता है प्रोमिजर के बिहाफ पे, कोई राह चलता बंदा आगे वो कह रहे कि यार ये लो इसके हिस्से का मैं परफॉर्म कर देता हूँ। अब उसका मामला अलग है, उसका प्रोमिसर के साथ जो क्या मामला होना है वो अलग बात है, वो जो इंटरेस्टेड पार्टी वाली चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन प्रोमिस ही एक्सेप्ट कर सकता है, बात समझ आ रही है। देखो मैंने 50 लाख रुपया देना था एक बंदे का, ठीक है, मेरे भी हाफ पे किसी और बंदे ने जाके दे दिया। एक तो तरीकाकार ये है कि मैंने उसको खुद पैसे दिए, यार जाके दे। दूसरा तरीका क्या है, डेथ होगी भाई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने दे दिया, पैसे ही है ना, पर्सनल रजिस्टर का तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तीसरी सिचुएशन ये है कि भाई अभी मैं जिंदा हूँ और किसी और बंदे ने पैसे दे दिए आपको जाके मेरे बिहाफ पे। अब अगर आप उससे एग्री कर जाए कि हाँ मैं इससे भी ले सकता हूँ पैसे, या अगर कुछ परफॉर्म करने का काम होता, कोई गुड्स डिलीवर करने का काम होता और आपकी प्रोमिसी की कॉन्सेंट इस केस में लाजमी है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में अगर वैलिड चीज़ है, जो परफॉर्म करना था वही किया जा रहा है, तो भाई जो प्रोमिसर के बिहाफ पे ये दो लोग कर सकते हैं। लेकिन तीसरे में अगर इनके अलावा कोई और थर्ड पार्टी, कोई और पर्सन है, फिर प्रोमिसी की मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। अब मिसाल तौर पे चलो पैसों की वाली बात है, आपने एक्सेप्ट कर लिया 50 लाख रुपए मैंने आपको दिए और ख़त्म हुई कहानी। जो प्रोमिसर था और जो प्रोमिसी है उनका तो आपस में डिस्चार्ज हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी थी जिसने 50 लाख रुपया दे दिया, अब उसको मैं वापस करूंगा या नहीं करूंगा, ये हमारा दोनों का अलग मामला है। ये मामला फिर देखा जाएगा कि भाईजान क्यों आपने पे किए, मेरे कहने पर किए, मेरे कहने पर किए तो फिर तो मुझे देने पड़ेंगे। अगर वो कहेगा नहीं यार आपसे निकल नहीं रहे थे पैसे तो मैंने कहा चलो आपकी जान छुड़वाएं, तो फिर मैं कहूँगा कि भाई क्या आप इंटरेस्टेड पार्टी हो, आपका ताल्लुक ही नहीं है मेरे साथ, ठीक है, तो मैं क्यों आपको अब पैसे वापस करूँ, मैंने तो आपको कहा भी नहीं था। फिर वो दूसरी सिचुएशन आएगी। लेकिन अब ये मेरा और उसका को मामला है, प्रोमिसर और प्रोमिसी का डिस्चार्ज हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिए हुए पैसे। और आइए गल समझे नहीं, ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। अच्छा जॉइंट प्रॉमिस का भी हम लिख लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। एक तो पहले नंबर पे है जी हमारी सिचुएशन, लायबिलिटी टू परफॉर्म
जॉइंट प्रॉमिस होगा तो भाई लाइबिलिटी टू परफॉर्म किसकी है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लें जॉइंटली एंड सेवरली। ये अभी नहीं समझ आएगी, बस लिख लें, मैं बताता हूं फिर। जॉइंटली एंड सेवरली लिख लिया भाई, ठीक है। जॉइंट प्रॉमिस का तो पता लग गया ना कि एक से ज्यादा प्रोमिसेस हैं, इसके अंदर एक से ज्यादा लोगों ने परफॉर्म करना है, उसको जॉइंट प्रॉमिस कह दिया जाता है। तो बुनियादी जिम्मेदारी भाई क्या है, जॉइंटली एंड सेवरली, इकट्ठे भी परफॉर्म करना है, कोई एक बंदा भी कर सकता है सबके बिहाफ पे, ठीक है। अगली बात, लाइबिलिटी, ये जगह बस कम, अब मैं उधर कुछ ज़्यादा ही खोल के लिख दिया, ये जरा देख लीजिएगा। लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय एनी जॉइंट प्रोमिसर। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 प्रोमिसर्स थे, उसमें से एक बंदा डिफॉल्ट कर गया, डिफॉल्ट से मुराद बैंकरप्ट है, वो कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है या मेरे पास गुड्स ही नहीं है जो मैंने डिलीवर करनी है, अब क्या होगा। तो भाईजान इस सिचुएशन में फिर क्या किया जाएगा, जैसे इधर हमने कहा कि ये करना है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, जो लॉस हुआ है उसके डिफॉल्ट होने को, देखो प्रोमिसी को तो पूरे पैसे देने हैं क्योंकि हमने ऊपर क्या कह दिया है, इसको हम कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में पढ़ेंगे। जॉइंटली एंड सेवरली परफॉर्म करना है। प्रोमिसी किसी एक बंदे से भी पैसे निकलवा सकता है सारे के सारे, या एक बंदे से भी परफॉर्म करवा सकता है, गुड्स वगैरह ले सकता है, सबको इकट्ठा भी कह सकता है। 10 बंदे हैं जॉइंट प्रोमिसर हैं, 10 में से 7 को कह सकते हैं चलो तुम परफॉर्म करो, 3 को कह सकते हैं, 10 के 10 को भी कह सकता है, किसी एक को भी कह सकता है कि सिर्फ तुम परफॉर्म करो, ठीक है। अब बात यह है कि भाई अगर उन 10 में से 3 लोग डिफॉल्ट कर गए हैं, अब पैसे तो पूरे देने हैं प्रोमिसी को, तो कहाँ से दें पैसे फिर। फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे थे, 10 लाख रुपए हमने प्रोमिसी को कहा था हम आपको देंगे, हमारा वो प्रोमिस था, हमने लिए हुए थे पैसे, लेट से 10 लाख रुपया देना था, हर बंदे ने 1-1 लाख देना था, 3 बंदे करके डिफॉल्ट, अब बाकियों के पास तो बचे 7 लाख रुपया, प्रोमिसी 7 लाख एक्सेप्ट करेगा, नहीं नहीं नहीं, उसने कहना भाईजान मैं तो फिर एक को पकड़ के भी 10 लाख निकलवाऊंगा, कानून मुझे इजाज़त दे रहा है, तो फिर अब आप क्या करेंगे। तो इसलिए वो कहता है अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाए, एक या जितने भी लोग, लॉस जो हुआ है ना भाईजान उस बंदे के डिफॉल्ट की वजह से, लॉस शैल बी बोर्न बाय रिमेनिंग प्रोमिसर्स इक्वली। वो भाई अब इक्वली वो लॉस शेयर करेंगे। जैसे देखो 10 लाख रुपया देना था, 3 बंदे डिफॉल्ट करके उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, वो फारिग हो गए बिल्कुल ही। अब बाकियों के पास 7 लाख है, नुकसान हुआ 3 लाख का। अब भाई ये 3 लाख रुपया 7 बंदों पे डिवाइड किया जाएगा और हर बंदे को कहा जाएगा कि ये इतने 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 पैसे आप भी लेके आए, ठीक है। अब कितने के बन जाते हैं मेरे हाल में, 40,000 के हिसाब से, 40 टू 80 और ऊपर कोई मेरे ख्याल में कोई 45,000 लेट से, इतना तकरीबन बन जाता है, 44-45,000, इतने इतने अब उनको एडिशनल देने पड़ेंगे। क्यों, ये जो 3 बंदे डिफ़ॉल्ट करेंगे इनका खर्चा उठाने के लिए, ठीक है, पढ़ेंगे सारा कुछ ही वैसे। अच्छा फिर आप आगे लिख लें भाई कि अगर लाइबिलिटी इन, अब इनमें से भी तो कोई मर ही सकता है ना, जैसे इधर मर गया कोई, अब इधर भी कोई मर सकता है। लाइबिलिटी इन केस ऑफ डेथ, अगर भाई कोई बंदा मर जाए तो फिर क्या होगा, अगर इनमें से कोई बंदा मर जाए तो फिर क्या होगा। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, इस केस में लाइबिलिटी किसकी होगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल परफॉर्म along with किसके साथ, अलाइव प्रोमिसर्स, जो बाकी के जिंदा बच गए हैं। देखो जॉइंट प्रॉमिस है ना, ये जॉइंट प्रॉमिस का केस पढ़ रहे हैं कि एक से ज़्यादा प्रोमिसर्स थे, एक मर गया, अब उसका या 2 मर गए, जो मर गए हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल परफॉर्म along with अलाइव प्रोमिसर्स जॉइंटली। अब सेवरल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, अब सिर्फ एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव से नहीं आप निकलवा सकते, जॉइंटली जो मर गया है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो इंसान जिंदा है प्रोमिसर्स, वो लोग मिलकर ये एक परफॉर्म करेंगे।
ठीक है भाई, आ रही है बात समझ? ठीक है। अच्छा आगे एक और देख लें, इसको लिख लें लाइबिलिटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ फ्यू प्रोमिसर लिख लें, मतलब कुछ मरे हैं अभी, सारे नहीं मरे, एक मर गया, दो तीन मर गए, सारे नहीं मरे। अब आ गया नहीं कि लाइबिलिटी, मेरे ख्याल में समझ अब आ रही होगी। लाइबिलिटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल प्रोमिसर, भाई सारे भी तो मर सकते हैं, इसमें क्या मसला है? 5 लोग थे, 5 के 5 एक एक्सीडेंट में फोत हो गए बेचारे। अब क्या किया जाए? पैसे तो फिर भी देने हैं, अनलेस पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता, पर्सनल नेचर वाला होता तो ये जनरल रूल है। देखो ये ना जनरल रूल्स हैं, ये अप्लाई होने ही होने हैं, लेकिन इन एडिशन टू दैट जॉइंट प्रॉमिस में ये वाले आने हैं। जॉइंट प्रॉमिस में ये तो बुनियादी उसूल है ना कि ये भी इधर खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं, एजेंट को भी भेज सकते हैं, फलाना, ये चीज़ें होंगी। लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें क्या हैं कि इसमें क्योंकि बंदे ज़्यादा जॉइंटली सेवरली आ जाएगा, अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया तो उसका नुकसान बाकी के लोग भरेंगे। अगर कोई एक दो कोई मतलब नॉट ऑल कुछ जो प्रोमिसर्स थे उनकी डेथ हो गई है, तो भाई जिनकी डेथ हुई है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद जिंदा वाले, सही है, जो जिंदा इंसान है, जो जिंदा प्रोमिसर्स हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अभी नहीं लगेंगे, वो जिंदा हैं, वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर सारे के सारे भाई फोत हो जाएं तो फिर क्या होगा? जाहिर है फिर सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हमने तो कहा होगा ना डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, अनलेस पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो तो भाईजान लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल डेड प्रोमिसर्स, जाहिर अब सारे फोत हो गए हैं जॉइंटली, अब वो सारे के सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली परफॉर्म करेंगे। भाई आइए बात समझ या नहीं? ठीक है। अगला एक सिनेरियो एक और, रिलीज छोड़ देना, रिलीज ऑफ एनी जॉइंट प्रोमिसर बाय प्रोमिजी। अगर ये वाला केस हो जाए, ये बार पहले समझें, ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट पहले समझ आना जरूरी है। हमने कहा लाइबिलिटी टू परफॉर्म, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी ड्यूटी है, किसका फ़र्ज़ है परफॉर्म करना? तो भाई जॉइंटली भी परफॉर्म कर सकते हैं, इकट्ठा भी परफॉर्म कर सकते हैं, और किसी एक बंदे को भी कहा जा सकता है कि आप परफॉर्म करें। वो ये नहीं कहेगा मैं अकेला क्यों करूँ, 10 लाख रुपया 10 बंदों ने लिया था। कानून कहता है कि नहीं नहीं भाई, जॉइंट प्रॉमिस था ना, सबकी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर भी और बाकियों पे भी, बाकियों के ऊपर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बात आ रही समझ? तुमने उनकी जिम्मेदारी भी लेनी है, उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी भी लेनी है। भाई प्रोमिजी जो है, एक हैं, दो हैं, जितने प्रोमिसी हैं, वो किसी एक बंदे से भी 10 लाख निकलवा सकते हैं, 2 से भी निकलवा सकते हैं, 3 से भी, 5 से, 10 से, 7 से, जितने मर्जों से वो उनका दिल कर रहा है वो निकलवा सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी जॉइंटली भी है एंड सेवरल भी है। सेवरल से मुराद क्या? अकेले अकेले की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अकेला बंदा ये नहीं कहेगा मेरे से 1 लाख रुपया लो। लॉजिकल लग रही है? इलॉजिकल लग रहा होगा कि सर ज्यादती है, ये क्या सीन है? वो भाई कहते हैं कि इसीलिए जब आपने पार्टनरशिप करनी है या जॉइंट वादा करना है तो साथ वाला बंदा देख कर वादा करो, ठीक है? ये ना हो कि आपने पहले बंदे तगड़े डाल लिए हैं, उनकी बेस पर कर्जा मिल गया, वो भाग जाएं तगड़े बंदे, पैसा भी खा जाएं, फिर आपको देने पड़ जाएंगे। इसकी हम अभी आगे जाके बड़ी एग्जांपल्स भी देखेंगे फनी सी। अच्छा अब ये बात क्या है, रिलीज ऑफ एनी जॉइंट प्रोमिसर बाय प्रोमिसी। हमने यहाँ पे कहा कि भाई आप जॉइंटली भी करवा सकते हो, सेवरली भी करवा सकते हो। लेट से उन 10 बंदों में से कोई एक जानने वाला था प्रोमिसी का, प्रोमिसी ने कहा यार चलो जाओ, तुम्हें माफ़ किया, तुम जब रिलीज़ कर दिया, उसको छोड़ दिया, मैं तुमसे नहीं पैसे मांगूंगा, बाकी 9 से लूँगा, मैं बाकी 9 से लूँगा। अब क्या होगा? तो भाईजान जिस बंदे को रिलीज़ कर दिया गया है उसके केस में जो है हम ये करेंगे, अगर किसी एक पार्टी को रिलीज़ कर दिया गया है, रिमेनिंग, अब इसमें 2 बातें आएंगी, रिमेनिंग शेल परफॉर्म जॉइंटली सेवरली, सही है, वो बाकी के लोग उसी तरह परफॉर्म करेंगे जॉइंटली या सेवरली। बात आ रही है समझ? लेकिन अब देखें, रिलीज तो भाई प्रोमिसी ने किया है ना, बाकी कहेंगे साडा केड़ा तू मामा का पुत लगता है, हम क्यों छोड़े? प्रोमिसी ने छोड़ दिया भाई, तुम्हें चलें ज़बरदस्त, हम दे देंगे उसको पैसे, हम 9 बंदे किसी भी तरह करके दे देंगे। प्रोमिसी अभी भी चाहे 2 बंदों से ले ले, 3 से ले ले, 4 से ले ले, लेकिन वो 9 कहते यार हम कर लेंगे। लेकिन भाईजान आप तो हमें दोगे ना पैसे, हमने तो आपको रिलीज नहीं ना किया, ठीक है? तो अब यहाँ पे फिर दूसरा पॉइंट लिखो, स्टिल
पेएबल टू अदर प्रोमिजर्स। भाई अगर एक प्रोमिजर को प्रोमिजी ने रिलीज कर दिया कि भाई आप ना परफॉर्म करें, मुझे नहीं ज़रूरत आपकी, मैं आपको माफ़ करता हूँ, जाएं अय्याशी करें। कहते ठीक है अय्याशी करो, लेकिन वो प्रोमिजी की तरफ से अय्याशी करो। बाकी प्रोमिजर कहेंगे हम नहीं अय्याशी करने देंगे, हमें तो भाई हमारा हिस्सा ला के दो। तो कानून कहता है आपने उधर देना है। बात आई समझ। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या कहा, जॉइंटली एंड सेवरली परफॉर्म करना है। 10 लाख देना था, 8 बंदे निकल के 2 पीछे रह गए, 2 ने दे दिया भाई किसी तरह बेचारों ने। अब देखो प्रोमिसी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट यही था कि भाई आपने जॉइंटली सेवरली परफॉर्म करना, उधर दे देंगे, लेकिन क्या वो बाकियों से निकलवा सकते हैं पैसे जाके? बिल्कुल निकलवा सकते हैं। वो जाके केस कर देंगे कि भाईजान इनका हक, इनकी ड्यूटी थी हमें तो प्रोवाइड करना। प्रोमिसी के साथ तो बेशक उसके साथ ही हम बहस कर सकते हैं कि नहीं जी हम, मैं अकेला क्यों करूँ ये वो। उधर कानून कहता है भैया आपने उसके साथ साफ रहना है, उसको पे करें, जैसे भी करना है, जॉइंटली करें सेवरली करें, लेकिन आपस में आप अभी भी अपने मामला तय करेंगे। ठीक है, आपस में आपने जैसे जैसे भी लेने थे आप उसी तरह लेंगे। और ये बात समझ, ये बेसिकली एक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्रक्स है मेन। अब भी पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह देखिएगा ज़रा स्पीड में समझ आएगी चीज़ों की। ठीक है, पहले नंबर पे उसने कहा कि ये जो पहले चीज़ें लिखी हुई हैं सिंगल प्रॉमिस की बात है, ये बेसिकली इस पे भी अप्लाई हो रही हैं, लेकिन इस पे इसके अलावा कुछ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने इधर ये लिखवा दी। ये जो चीज़ें हैं ये इधर भी आएंगी, मतलब आप ये कह लें कि ये सारा कुछ है इधर भी आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा प्लस ये चीज़ें हैं, लेकिन इधर सिर्फ यही हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रोमिजर हिमसेल्फ, वो कहता है कि इफ़ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेन्ड इन इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिजर हिमसेल्फ। अगर तो वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर कुछ इस तरह की थी, या आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड था कि पार्टीज़ की इंटेंट थी, पार्टीज़ का इरादा ये था कि प्रोमिसर खुद परफॉर्म करेगा, तो फिर तो भाई उसी को करना पड़ेगा। ठीक है, आमतौर पे पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, आमतौर पे पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट उसमें प्रोमिसर का ही है, तो भाई वो ही सिर्फ करेगा। ठीक है, देखो ये तो 2 ऑप्शन है ना, इनके ऊपर जिम्मेदारी हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जिम्मेदारी आ रही है कि अगर डेथ हो जाती है उसकी प्रोमिसर की और पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट ना हो, फिर इसकी जिम्मेदारी है। अदरवाइज इनकी आप इसको बाइंड तो नहीं ना कर सकते। अगर ये बंदा जिंदा है प्रोमिसर, तो वो आमतौर पे वही परफॉर्म करता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिख भी दिया जाए या पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट भी हो, तो फिर भी प्रोमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे देखिए उसने एग्जांपल दिया, आरिफ प्रोमिसेस टू मैरी बिस्मा। तो भाई अब आरिफ ने वादा किया, प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे शादी करूँगा, तो आरिफ ही करेगा ना, आसिफ तो नहीं ना कर सकता, आतिफ तो नहीं ना कर सकता। आप कहेंगे कि मिलते जुलते नाम है मैं कर देता हूँ, सही नहीं कर सकते। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। आजम प्रॉमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बाबर। आजम ने कहा भाई मैं पेंटिंग करूँगा, बाद में आके आजम की जगह पे कोई और बंदा कहता है, रंगीला साहब आके कह रहे हैं मैं आपकी पेंटिंग कर देता हूँ, तो वो कहाँ से कर देगा सर? पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल बात, पहला पॉइंट आ गया समझ। दूसरे पे आ जाए, अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, ये नीचे वाला इन, चलो बल्कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव देख लेते हैं। वो कहते हैं प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। कंट्रेरी इंटेंशन क्या है, इसको लिख लें अंडरलाइन इसको करके, इफ़ इट इज़ ऑफ पर्सनल नेचर। सही है, ये पहले भी हमने पढ़ा था। तो इसको कंट्रेरी इंटेंशन को आपने क्या लिख लेना है, इफ़ इट इज़, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ ऑफ पर्सनल नेचर, या अगर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो अगर तो भाई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, नहीं करेंगे। तो एग्जांपल है कि आजम प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बाबर ऑन सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ 1000। आजम डाइज बिफोर दैट, आजम साहब वो डिलीवर करने से पहले फोत हो गए, तो भाई गुड्स डिलीवर करने को क्या इसमें पर्सनल नेचर है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आजम जो हैं वो डिलीवर करेंगे, और वो जाहिर है उनके पास पैसे लेने का भी हक है। अगर पैसे एडवांस में आ चुके थे फिर तो वो नहीं ले सकते, लेकिन अगर पैसे लेने थे तो फिर वो पैसे भी लेंगे, उनका राइट भी बनता है फिर। सही है। आजम प्रोमिसेस टू मैरी बुशरा, आजम डाइज, तो भाई अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके वो पता लगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने मार दिया हो कि ये मरेगा तो ऐसे ही करांगे आगे। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट। तो बात आई समझ। अदर कॉम्पिटेंट पर्सन पे आ रहे हैं भाई। इन अदर केस, अगर जिंदा हो बंदा, द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। एम्प्लॉय का मतलब अपने एजेंट के तौर पे किसी और को रख रहा है। ये चैप्टर 10 में एजेंसी में पढ़ेंगे भी हम चीज़ें। एजेंट कौन होता है, तो किसी के बिहाफ पे काम कर रहा होता है।
तो बेसिकली उसने एजेंट वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि आप किसी और बंदे को हायर कर लेते हो, यार मेरे हिस्से का जाके परफॉर्म कर दे, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, आजम प्रोमिसेस टू पे बाबर अ सम ऑफ मनी, आजम मे परफॉर्म दिस प्रॉमिस आइदर बाय पर्सनली, खुद जाके पैसे दे सकते हैं, या किसी और बंदे को भेज दे, यार जाके उसको पैसे दे दो, तो फिर भी वो परफॉर्म हो जाएगा। ओके भाई, सिंपल है। आगे आ जाए, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है ना, ठीक है, इनसे एक्सेप्ट कब किया जाएगा भाई? इनसे एक्सेप्ट अगर तो प्रोमिजी कि कंसेंट है इनसे एक्सेप्ट करने की, तभी माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। उसने कहा व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन से मुराद प्रोमिसर, प्रोमिसी के अलावा जो भी बंदे हैं, ये भी आ जाते हैं, इसके अलावा भी कोई भी और बंदा है वो भी आ जाता है। ये आमतौर पे इनके लिए स्पेसिफिक लिखा हुआ है, तो इससे मुराद आमतौर पे ये होता है कि इन तीनों के अलावा कोई और। लेकिन बिल्कुल प्योर आप लैंग्वेज के मुताबिक चले, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से चले, तो ये दोनों बंदे भी क्योंकि स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, जब तक प्रोमिसर जिंदा हो, तो इसको भी थर्ड पार्टी कहा जा सकता है। तो वो वही कह रहा है कि व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स इन फोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। ठीक है, तो भाई अगर उसने पहले अपनी मर्जी के साथ एक्सेप्ट कर ली है परफॉर्मेंस किसी थर्ड पार्टी से, बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं करता। मिसाल तौर पे मैंने आपको 5,000 रुपया देना था, किसी और बंदे ने आके मेरे बिहाफ पे आपको 5,000 दे दिया, बाद में अब आके मेरे से नहीं मांग सकते, अनलेस आप उसी वक्त इनकार कर देते। मैंने आपको लेट से कोई 500 शर्ट्स देनी थी, टी शर्ट्स प्रोवाइड करनी थी, मेरे बिहाफ पे कोई और बंदा आया, उसने कहा वो जो शहबाज सिंह के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना शर्ट्स का, ये मैं ले आया हूँ। आपने शर्ट्स देखी, आपने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, तो अब बाद में आके कहो नहीं नहीं मुझे तो आपसे ही चाहिए, तो भाई आप नहीं कह सकते, आपने एक्सेप्ट कर ली है पहले। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि जैसे कामरान बोरोस 200,000 फ्रॉम बाबर एंड प्रोमिसेस टू रीपे विद इन अ मंथ, उसने कहा 1 महीने में वापस कर दूंगा। अकमल द फादर ऑफ कामरान, कामरान अकमल, ठीक है, पेज 200,000 टू बाबर, उसने कहा यार इसको तो फारिग करो, शरीका ऐसे बातें कर रहा है कि आपस में क्यों पैसे ले रहे हो, उसने भाई उसको पैसे दे दिए। तो बाद में जाके कामरान इज डिस्चार्ज फ्रॉम इस लायबिलिटी, बाबर अब कामरान से पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि उसके भाई ने आके दे दिए। ओके, ठीक है भाई, आगे समझ। अब आगे देखें, देखिए ये तो था ना सिंगल प्रॉमिस में हमने पढ़ लिया कि अगर डेथ हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। अच्छा, ये जो डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, इसको डेवोल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिवॉल्व है ना, डेवोल्यूशन, ये लिखा भी हुआ है ना इधर, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। डेवोल्यूशन में आप इसको लिख लें डेथ केस। डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी से मुराद क्या है? इन केस ऑफ डेथ, ठीक है, उसकी बात हो रही। अच्छा, अब जॉइंट लायबिलिटी है तो मतलब है कि जॉइंट प्रॉमिस की बात हो गई है, तो भाई वो कहते हैं कि अगर जॉइंट प्रॉमिसर्स में से कोई बंदा मर गया या सारे के सारे मर गए, तो किसकी जिम्मेदारी है? हमें सिंपल सी बात पता है कि भाईजान अगर सिंगल प्रॉमिस हो, एक ही प्रॉमिसर था, वो मर गया, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। जॉइंट प्रॉमिस के अंदर मसला ये है कि जॉइंटली सेवरली भी परफॉर्म करना होता है ना। ठीक है, अब पहले जॉइंटली सेवरली का कॉन्सेप्ट पढ़ लें, आगे आए ज़रा, फिर आते हैं उधर पीछे। रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, ये पहले पढ़ते हैं। उसने कहा जी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, सबसे पहला कानून रूल है, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का एक प्रॉमिस होता है कि हम देंगे इकट्ठे, द प्रोमिजी में जो प्रोमिजी है अब उसकी मर्जी है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू कंट्रेरी, एक्सप्रेस एग्रीमेंट की एब्सेंस में, अगर तो देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ था, एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि भाई इकट्ठे ही परफॉर्म करेंगे, तो फिर तो भाई उसी तरह परफॉर्म करना है ना, वरना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने का फ़ायदा क्या अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को मानना ही नहीं है। यहाँ पे कानून ये कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खामोश है इस चीज़ पे कि कौन परफॉर्म करेगा, इसलिए अगर आपको शक है ना कि साथ वाले भाग जाएंगे, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखवा लो, दोनों आपके प्रोमिसेस सबके भी साइन हो जाए, प्रोमिसी का भी साइन हो जाए कि भाई इकट्ठे ही परफॉर्म करेंगे, बस जॉइंटली करेंगे, सेवरली नहीं करेंगे। लिखवा सकते हैं आप, लिखवाना हो तो कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर कानून कहता है कि भाईजान मैं आऊँगा हरकत में और मेरी हरकत में बरकत है। कानून आगे भाई फिर ये कहता है द प्रोमिसी मे कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस। अब भाई प्रोमिसी जो है किसी एक बंदे को भी कह सकता है कि भाईजान सिर्फ आप परफॉर्म करो, सबको भी कह सकता है कि भाईजान सारे के सारे परफॉर्म करो। ठीक है, जैसे भी उसका दिल करता है वो कह सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशनड है कि भाई जॉइंटली ही होगा, ठीक है, तो फिर तो जाहिर है उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगर खामोश है तो भाई फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलेगा
वो क्या बोल रहा है कि जॉइंटली और सेवरल लायबिलिटी, आपकी पहला जो पॉइंट। मिसाल ले लें जी, 5 दोस्त थे, रेस्टोरेंट में चले गए, खाना ऑर्डर किया। एक बंदा कह रहा है कि यार फॉर एग्जांपल चिकन कढ़ाई ले आओ, एक बंदा कह रहा है कि यार मटन कढ़ाई ले आओ, किसी एक ने कह दिया यार वो चाइनीज़ राइस ले आए, किसी ने कह दिया कोई और ले आए, किसी ने कहा मीठा मुझे बड़ा पसंद है गुलाब जामुन ले आना बाद में। अब सब बंदों ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, पैसे इन्होंने देने हैं इकट्ठे। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है ना, देखो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जॉइंट प्रोमिसेस हैं, ऐसे ही है ना, एक बंदा तो नहीं है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरी इंटेंशन हो सकती है। अगर एक बंदा के यार पैसे सिर्फ मैंने देने हैं, इन लोगों से सिर्फ ऑर्डर ले लो, आमतौर पे ये कम होता है, आमतौर पे ये चीज़ कम होती है ना। आप जब ऑर्डर देने जा रहे हो तो उधर तो नहीं आप बता रहे होते यार पैसे कौन देगा, आप कहते हो यार चीज़ें लाओ। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड मतलब क्या है कि सब ने इकट्ठे पैसे देने, ऐसे ही है ना, जॉइंट प्रॉमिस हो गया, ठीक है। अब भाई उन्होंने चीज़ें खा ली हैं, ओके किया, उधर बैठे हैं। एक बंदे ने, दोस्त ने कहा कहता यार मुझे ना थोड़ी सी तलब हो रही है तो मैं थोड़ा स्टिंग पे आऊँ बाहर से आके। उन्होंने कहा हाँ यार, अंदर थोड़ा सा अच्छा रेस्टोरेंट था, डेकोरम था, फैमिली बैठी हुई थी साथ, तो उन्होंने कहा कि यार चलो बाहर जाके, चलो हम भी आ रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी खा रहे थे थोड़ा थोड़ा, कहते हम भी बस थोड़ा सा ना ईजी होकर खा के आते हैं, चलो तुम जाओ। वो कहता मैं ले भी आऊँ ना स्टिंग एक दो। अब वो बाहर गया है बंदा, तो काफ़ी देर बाहर ही है, अंदर नहीं आ रहा। इन्होंने खाना खा लिया। अब एक और बंदा है, वो भी उठा है, ठीक है, उसने कहा यार मुझे कॉल आ गई। वो होता है ना, कान को मोबाइल लगाया और भाई कॉल आ गई, और ऐसे मौके पे आ भी जाती है। वो भाईजान भी निकल गए। अब पीछे बंदे 3 हैं, ठीक है, ये 3 तो इजी बैठे हुए हैं, और उधर मैनेजर जो है रेस्टोरेंट का वो इनको देख रहा है यार 1 बाय 1 उठ रहा है। लेकिन मैनेजर भी इजी है, क्योंकि उनका रोज़ का काम है, रोज़ ज़ाहिर है आते हैं, इस तरह कस्टमर्स आते हैं, उन्हें पता है यार ये चीज़ें चलती रहती हैं। और उन्हें ये भी पता है कि भाई जब तक आखिरी बंदा टिल लास्ट मैन स्टैंडिंग है ना, हमारे पैसे नहीं मरेंगे। पांडे तो आलांगे उनके को, बर्तन धुलवाएंगे उसके, बात आई समझ। अच्छा, अब भाई 2 बंदे उठ के चले गए हैं। अब तीसरा बंदा है, वो भी थोड़ा सा कहते हैं यार मैंने वॉशरूम जाना है, थोड़ा सा मैं ज़रा होके आता हूँ। कहते ठीक है भाई सही है। अब वो जो 2 बैठे हुए हैं ना पीछे, उनको खटक रही है कि यार ये तो कुछ सीन ना कुछ और चल रहा है, ये क्या हो गया। इतनी देर में ना वो दोनों में से एक कहते हैं यार पता नहीं आ नहीं रहे यार वापस, ये क्या तरीकाकार है, मैं ज़रा देख के आता हूँ इनको। और दूसरा कहते यार नहीं मैं देख आता हूँ, कहते नहीं नहीं मैं देख आऊँ, कोई नहीं तू बैठ, तू इधर, कोई नहीं तू सही उसमें बैठा हुआ है सीट पे, ज़रा देख एनवायरनमेंट देख, मैं ज़रा आता हूँ। उसने कहा सीट तो ठीक है, तो भाई वो ये लड़कों को पता होगा, तो भाई वो बैठ गया एक, सही है। अब वो चला गया। मैनेजर साहब अभी भी इजी बैठे हैं, उसे पता 4 बंदे चले गए और काफ़ी आधा घंटा हो गया, कोई बंदा नहीं वापस आ रहा। जैसे ये भाईजान उठने लगे चेयर से, मैनेजर फ़ौरन आ गया, सर बिल। इसने कहा कि यार बिल तो देना तो है, बस वो मेरे दोस्त बाहर है, मैं भी। कहता नहीं नहीं आप इधर बैठ के कॉल कर लें, दोस्तों को आप बुला लें, तो अगर आप बुला सकते हैं तो, अदरवाइज़ पे करना है आपने। उसने कहा सर मैंने अकेले ने थोड़ी खाया, 5 बंदों ने खाया। उसने कहा बेशक सर 5 बंदों ने खाया। उसने कहा यार हम 5 ने इकट्ठा खाया तो 5 ने पैसे देने थे। उसने कहा सर बेशक ऐसे ही होना चाहिए था आइडियली, लेकिन आपके बंदे भाग गए हैं तो भाई अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसने कहा कि मुझे क्यों देने पड़ेंगे। तो उसने आगे से कहा कि भाई आपने सर शहबाज सईद के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लासेस शायद नहीं ली, उसके अंदर उन्होंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस द लाइबिलिटी टू परफॉर्म इज़ जॉइंटली एंड सेवरली, कि भाई जॉइंटली भी प्रॉमिस ही परफॉर्म करवा सकता है किसी से। मैं प्रॉमिस ही हूँ ना, मैं या मेरा रेस्टोरेंट में अब ज़ाहिर है उसके बिहाफ पे कर रहा हूँ काम, तो मैं सबको भी कह सकता था। मेरे हथे एक बंदा चढ़ गया, हमारा सर रोज़ का काम है, ये डाइन एंड डैश चलता रहता है। एक वो सीज़न था उसमें भी दैट 70 शो, बड़ा खैर पुराना सीज़न था, अच्छा लगता था वैसे। तो उसमें भी खैर ही होता है डाइन एंड डैश। तो भाई वो कहते हैं कि चलता रहता है, इधर लोग खाते हैं भाग जाते हैं। हमें तो भाई जब तक एक बंदा मौजूद है ना हम इजी रहते हैं। हम क्या, वो मैंने उसको गार्ड को बताया हुआ यार इस पर नज़र रखना, ये ना बच जाए, एक बंदा कम से कम इनके टेबल से नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बाकी सारे चले जाए, हमें कोई मसला। भाई जान आप लाएँ पैसे, फिर आपने पैसे दिए या पता नहीं सफाई वगैरह की, उधर की बर्तन शर्तन धोए, ठीक है, तो फिर आप जाके मामला आपने क्लियर किए, तो भाई क्या उसका राइट था प्रोमिसी का। सर राइट था। किसने राइट दिया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने दिया। वरना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि भाई जब आपने प्रॉमिस करना होता है आप बंदे ज़्यादा ले जाते हो,
पैसा पकड़ लेते हो, आगे से अगला बंदा यकीन करता है यार सारे दे देंगे, बाद में आप मुकर जाते हो यार वो नस गया, वो नस गया, वो नस गया, अब मैं कहाँ से दूँ। कानून कहता है नहीं नहीं भाई, वो नसा है या नहीं नसा, वो दौड़ा है या नहीं दौड़ा, ये आपकी सरदर्दी है। प्रोमिसी के पास पूरा राइट है, अनलेस 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 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन हो जाता है, चाहे ओरल भी होता है, मतलब अगर यही लोग कहते हैं कि भाईजान पैसे सिर्फ फलां बंदा देगा तो फिर उसी ने देने थे, या कहता है कि सारे के सारे जॉइंटली देंगे, भाई एक बंदा नहीं देगा, आपने किसी को उठने नहीं देना, तो फिर भी फिर उनकी सरदर्दी थी, वो किसी को ना जाने देते। लेकिन क्योंकि खामोश था कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई जॉइंटली सेवरली होगा। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि देखो रेस्टोरेंट वालों को तो वो किसी ना किसी तरह पे करके जाएगा, लेकिन क्या वो बाकियों से निकलवा सकता है खुद? वो इंसान, वो बेचारा बच्चा जो फंस गया है वहाँ पे, क्या बाकी 4 लोग दोस्तों से निकलवा सकता है? बेशक उनसे निकलवाएगा। देखो उनका आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सेपरेट चीज़ है, वो तो उन्हें पे करना पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ तो, ठीक है, उन्हें आपस में पे करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन रेस्टोरेंट को एक बंदा भी करेगा, वो अगर एक बंदे से निकलवाना चाहे एक से भी निकलवा सकते हैं, 2 से निकलवाना चाहे 2 से भी निकलवा सकते हैं। और ये गल समझे नहीं? तो ये भाई आपका सिंपल इसका जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ज़रा आ जाए वो डेवोल्यूशन वाली बात पे, अब आपको समझ आएगी। डेवोल्यूशन भाई क्या है कि डिवॉल्व किस पे आपके जो हैं ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटी है, वो किस पे डिवॉल्व हो जाएंगी, कौन अब इसको परफॉर्म करेगा। देखें, उसने पहली बार वही अनलेस ए कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर, मतलब वही है कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिख दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया कि जी नहीं करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म, या सिर्फ पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही ऊपर वालों ने, वो एक अलग बात है। अदरवाइज क्या होगा, उसने कहा जी इन केस ऑफ सेवरल प्रोमिसर, मतलब अगर डिफरेंट प्रोमिसर्स हैं, ज़्यादा हैं, द फॉलोइंग पर्सन मस्ट परफॉर्म द प्रोमिस। पहले नंबर पे ऑल द प्रोमिसर्स जॉइंटली इन केस ऑफ ऑल प्रोमिसर्स आर अलाइव, यही बात सिंपल, ठीक है नहीं। ऑल पर्सन जो हैं वो जॉइंटली परफॉर्म करेंगे, सेवरल भी परफॉर्म करेंगे अगर वो जिंदा हैं। दूसरे नंबर पे representative of the deceased member, या liability in case of death of a few promiser, representative of the deceased promiser jointly with the surviving promisers in case of death of any of the joint promiser। अगर इनमें से भाई ये वाला केस, अगर इनमें से फॉर एग्जाम्पल 5 प्रोमिसर्स थे, एक प्रोमिसर की डेथ हो गई है, तो एक प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली, अब सेवरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा, देखो सेवरल वाला कॉन्सेप्ट लगना जिंदा, अगर सारे के सारे जिंदा है फिर जॉइंटली भी सेवरली भी कुछ भी हो सकता है, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन हो, जॉइंटली भी सेवरल भी। लेकिन अगर एक भी बंदा मर गया है ना, अब सेवरल वाला कॉन्सेप्ट खत्म, ये याद रखनी है वाली बात, वरना आपने इस पर भी जॉइंटली सेवरली लगाना है। देखो जॉइंट एंड सेवरल है, अगर जॉइंट प्रॉमिस है और उसमें जिंदा है तमाम के तमाम लोग, फिर है जॉइंटली एंड सेवरली वाला कॉन्सेप्ट, ये जो आगे अभी पढ़ के आए हम। लेकिन अगर एक भी बंदा मर गया तो फिर वो जो बंदा मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट पर्सन नेचर का हो, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जो जिंदा प्रोमिसर्स हैं जॉइंटली करेंगे। अब अगर 5 में से 2 मर गए हैं तो 2 के लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी जो 3 जिंदा प्रोमिसर्स हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं डेथ के केस में, ठीक है। अगर वो जिंदा है तो भाई वो खुद करेंगे, 3 खुद, 2 वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंटली कर सकते हैं, अब सेवरल नहीं कर सकते, ठीक है। ये अगर भाई सारे के सारे प्रोमिसर्स ही मर जाएं, सारे के सारे प्रोमिसर्स मर जाएं, तो भाई सब के फिर अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गए, सबके सब डेथ हो गई है उनकी, अब सबके क्या आ गए हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं। अब वो भी सेवरल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जॉइंटली करेंगे, वही अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर, मतलब पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो। आगे भी बात समझ, तो क्या है जी, उसने कहा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्रोमिसर, मरे हुए का रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद सर्वाइविंग प्रोमिसर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। दूसरे नंबर पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ देम जॉइंटली इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल, तो भाई ये सिनेरियो बन जाएगा, ओके। ये बात समझ, आगे आ जाए। ये वाला पॉइंट पहले समझ लें, ये जो लिखा है पहले वो क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, हेडिंग है 1.2.4 इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, अगर एक जॉइंट प्रोमिसर को, ज़्यादा थे 5 थे, उनमें से 1 को, 2 को, 3 को छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया गया है प्रोमिसी की तरफ से, प्रोमिसी कहता है मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, ठीक है,
आपसे परफॉर्म नहीं करवाऊंगा। ओके, वो कहते हैं व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, मतलब कि जॉइंट प्रॉमिस है, अ रिलीज ऑफ सच वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसेस बाय, अच्छा वन उन्होंने एग्जांपल के तौर पे मतलब कॉन्सेप्ट के तौर पे लिखा है, लेकिन 2 बंदों को भी छोड़ा जा सकता है, 3 को भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है, उसने मिनिमम 1 लिखा है ना। अच्छा, a release of one of such joint promises by the promisee does not discharge the other joint promisers or joint promisers। जॉइंट प्रोमिसर्स से मुराद अगर 2 बंदे थे तो एक को छोड़ दिया है तो एक बच गया। जॉइंट प्रोमिसर्स से मुराद है कि 2 से ज़्यादा थे, एक को छोड़ा तो अभी भी प्लूरल में बचे हुए हैं ना। इस ये थोड़ी भाई इंग्लिश ही उसने मारी है। सिंपल बात है कि भाई रिमेनिंग प्रोमिसर्स, ठीक है, तो भाई अगर एक को रिलीज कर दिया गया है, इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर रिमेनिंग प्रोमिसर्स, बाकियों को डिस्चार्ज नहीं किया गया। नाइदर डज इट, अगली बात, नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स, ठीक है। 2 बातें ये जो मैंने इधर लिख दी है ना, उसने कहा कि भाई अगर प्रोमिसी किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उसने सबको छोड़ दिया, बाकी के स्टिल परफॉर्म करेंगे। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर एक प्रोमिसी ने किसी 1-2 प्रोमिसर्स को छोड़ दिया है तो भाई वो प्रोमिसी ने छोड़ा है, बाकी के प्रोमिसर्स ने नहीं छोड़ा। बाकी के प्रोमिसर्स अभी भी उस प्रोमिसर से अपना हक मांगेंगे, अपना शेयर लेंगे कि भाईजान उसने छोड़ा है, हमें तो दो ना। हाँ, उसको सिर्फ हम पे करेंगे, लेकिन तुम्हारा जो शेयर था देने का वो तो आप हमें प्रोवाइड करें। आइए बात समझ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, आजम, बाबर एंड सकलैन जॉइंटली प्रॉमिस टू पे दावर 3000। ओके, तीनों ने कहा दावर को 3000 देना है। दावर रिलीजेस आजम फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, उसने भाई उसको आजम को कहा यार चलो रहने दो, तुम ना करो, और बाकी दोनों पे केस कर दिया। बाबर एंड सकलैन पे केस कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल बाबर और सकलैन कहे कि सर जब उसको तो छोड़ दिया तो हमें भी छोड़ दे, हम क्यों दें। कानून कहेगा नहीं नहीं भाई, उसको छोड़ा है, तुम दोनों से अभी भी वो निकलवा सकते, तुम दोनों पैसे पे करो। अब एक को छोड़ जो दिया है तो भाई दोनों ने 1500 रुपया देना उनको पड़ेगा। अब इसमें भी एक ये हो सकता है वो किसी एक और से ना ले पैसे, सिर्फ एक बंदे से कर ले, तो फिर सारे के सारे 3000 उसको देना पड़ेगा। लेकिन क्या वो बंदा, या इस केस में कौन है, बाबर और सकलैन, उन पे केस हो गया, वो अब उसको पेमेंट करेंगे किसको, दावर को। लेकिन क्या बाबर और सकलैन आजम से पैसे निकलवा सकते हैं भाईजान? बिल्कुल। हम कहेंगे कि सर उसने, आजम साहब आपको दावर ने छोड़ा है, हमने नहीं छोड़ा, हमने अपना हिस्सा लेना, 1000 रुपया बनता है, इधर लाओ, ठीक है जी। तो ये सिस्टम है, और आइए समझिए नहीं। अब ऊपर आ जाए। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, ये वाला पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लें। ये हमने जो इधर ये वाला पढ़ा हुआ है, लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय एनी जॉइंट पर्सन, एनी जॉइंट प्रोमिसर। अगर भाई कोई जॉइंट प्रोमिसर डिफॉल्ट कर गया तो हमने क्या कहा है कि उसका जो नुकसान हुआ है उसको छोड़ के जाने की वजह से वो बाकी के लोग अब भरेंगे, ठीक है। तो ईच ऑफ 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर मे कंपेल, नहीं ये तो नहीं था, सॉरी, किधर गया, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट। इफ एनी वन और 2 or more joint promisers makes default in such contribution, the remaining joint promisers must bear the loss. Loss shall be borne by remaining promisers equally. भाई वो equally उसको जो है करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे उस लॉस को। एग्जाम्पल ले लें, आजम, बाबर एंड सकलैन आर अंडर अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे दावर 3000, सकलैन इज अनएबल टू पे एनीथिंग। भाई सकलैन को कहता है 1 रुपया नहीं है मेरे पास। अब देखो 3 बंदों ने करना था, 1000 रुपया आना था, तो 1000 अब दोनों ने तो देना ही देना है, लेकिन सकलैन साहब क्योंकि डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, उनके पास 1 भी रुपया नहीं है, तो इसका भी जो पैसे हैं वो दोनों को 500 रुपये आपस में शेयर करना पड़ेगा। अच्छा, पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि सकलैन ने कहा मेरे पास सिर्फ 500 रुपये है, मेरे पास कितना है 500, हालांकि सकलैन का शेयर कितना बना था 1000 रुपये का। अब उसने डिफ़ॉल्ट कितनी अमाउंट पे किया, हम ये नहीं कहेंगे चल यार 500 भी रख लें उनसे कर लेंगे, नहीं नहीं, 500 उससे पकड़ो, 1000 डाला आजम ने, 1000 डाला बाबर ने, 500 डाला उसका, 2500 देना कितना है 3000, नुकसान कितने का हो रहा है डिफ़ॉल्ट की वजह से 500 का। वो कौन शेयर करेगा, वो आजम और बाबर आपस में शेयर करेंगे 250 रुपया। इसका मतलब है कि अब आजम को भी 1250 देना पड़ेगा, बाबर को भी 1250 देना पड़ेगा, और उधर से कितना ले लिया हमने 500, 3000 रुपया पूरा हो गया। आइए भाई बात समझ, ठीक है।
ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, each of two or more joint promisors may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract। ठीक है, वो ये कह रहा है कि भाई ये जो जॉइंट प्रॉमिस है ना, इसके केस में हो सकता है कि एक ही बंदे से सारे का सारा परफॉर्म करवा लिया जाए, प्रॉमिस ही करवा सकते हैं अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर। वो तो एक बात डिफ़ॉल्ट है ना, कि वो तो अगर जनरल बात है कि अगर लिख दिया गया कॉन्ट्रैक्ट में तो वो मानी जाएगी, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ फिर ये सारी शिक्कें लग रही हैं। तो भाई अगर तो प्रॉमिस ने किसी एक बंदे से ले लिया, ठीक है, पैसे, अब वो ये लिख रहा है कि उसके पास राइट है कि वो बाकी सब से जो जो उनका शेयर बनता था ना, इक्वल बेसिस पे वो उनसे निकलवाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपया था, एक ही बंदे से निकलवा लिया, प्रॉमिस ने निकलवा सकता था, भाई सेवरल लायबिलिटी थी इनकी, इसको देना पड़ा। लेकिन इसने अब बाकियों का भाई 1-1 लाख रुपया लाओ, सारे 10 बंदे, 9 बंदे तुम लाओ, लाख मेरा, 10 लाख हो गया पूरा। या लेट से 10 लाख में से 2 बंदों से उसने सिर्फ ले लिया, इन्होंने दे दिया 10 लाख रुपये, अब ये बाकियों से पैसे निकलवाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोनों ने 5-5 लाख रुपया पे कर दिया लेट से, अब ये बाकियों से पैसे निकलवाएंगे 8 लाख रुपया, 4 इसने रखा, 4 उसने रखा, पैसे पूरे। इसका मतलब है कि राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन है। देखो ये जो हम लाइबिलिटीज़ पढ़ रहे हैं ना, ये टुवर्ड्स प्रोमिजी हैं, कि प्रोमिजी को तो भाई पूरा करो ना आप पहले, बाद में अपने फड्डे देखने के लिए भी कानून ने कह दिया है कि अगर कोई आपस के भी फड्डे हैं तो वो भी फिर आपका इक्वल शेयर बनता है, आपने रिजोल्व करवाने हैं सारे। ठीक है, देखो प्रोमिजी ने रिलीज़ किया एक बंदे को, प्रोमिस तो कहेंगे हमने नहीं किया, उसको बेशक ना दो, हमें दो भाई, हम तो निकलवाएंगे तुमसे पैसे। ठीक है, तो एग्जांपल देखें, आजम बाबर एंड सकलैन जॉइंटली प्रॉमिस टू पे दावर अ सम ऑफ 3000, सकलैन इज कंपेल्ड टू पे द होल प्रॉमिस। दावर साहब भाई सकलैन को पढ़ गए, उसने कहा जॉइंटली सेवरली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है भाई मैंने, चलो तुम ही निकालो 3000, मैं कहाँ 3-3 लोगों के पीछे भागता फिरूँ। अब उसने 3000 दे दिया, क्या सकलैन के पास राइट है बाकियों से जाके 1000 लेने का? बिल्कुल सर राइट है। ठीक है, कानून दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, कानून डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप जॉइंट प्रॉमिस ना करें, कानून ये कह रहा है कि भाई प्रॉमिसी का भी नुकसान ना हो, उसको तो पैसे मिले ना बेचारे को। ठीक है, लेकिन प्रोमिसेस का भी नुकसान ना हो, अगर किसी ने पे कर ही दिया अकेले ने इंडिविजुअली, तो उसको भी पूरा हक है कि वो बाकियों से निकलवा सकता है पैसे। ठीक है भाई, आइए बात समझ। सही है। अच्छा, ये जो है ना डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये बेसिकली हम आगे ना पढ़ेंगे प्रोमिजी का जो है राइट टू क्लेम होता है ना। एक सेकंड इसका, बल्कि इधर ही देख लें ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये बस एक कॉन्सेप्ट रह गया। देखो लाइबिलिटी का तो पता लग गया ना हमें कि हमने किस किस तरह परफॉर्म करना है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। किसी तरह कोई है कन्फ्यूजन तो बता रहे, मैं ज़रा क्विकली इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। बात है कि भाई प्रॉमिस सिंगल भी हो सकता है, जॉइंट भी हो सकता है। सिंगल से मुराद है एक ही प्रोमिसर है, अगर उसके अंदर तो सिंगल प्रॉमिस हो गया, अगर एक से ज़्यादा प्रोमिसर हैं तो जॉइंट प्रॉमिस कहलाता है। अच्छा, अब दोनों केसेस में कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। वो डिफ़ॉल्ट क्या है कि भाई उन्होंने खुद परफॉर्म करना है, या उनके बिहाफ पे कोई एजेंट कर सकता है, या अगर वो मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, या कोई भी और थर्ड पार्टी भी कर सकती है। अगर उसको प्रोमिसरी एक्सेप्ट कर ले उसकी परफॉर्मेंस को, तो दोबारा वो प्रोमिसर असल वाले प्रोमिसर से नहीं मांग सकता चीज़ें। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात आई जी जॉइंट प्रोमिसर के केस में, तो हमने कहा यार ये वाली तो डिफ़ॉल्ट चीज़ें लगनी ही लगनी है, प्लस क्योंकि जॉइंट प्रॉमिस है तो इस केस में आपकी लाइबिलिटी टू परफॉर्म, जो ड्यूटी है परफॉर्म करने की, वो जॉइंटली एंड सेवरली होगी। ठीक है, आपने इकट्ठे भी आपसे परफॉर्म करवाया जा सकता है, और अकेले अकेले भी किसी भी बंदे से परफॉर्म करवाया जा सकता है। 10 में से 5 से करवाया जा सकता है, 3 से 7 से 2 से 9 से 1 से, किसी से भी प्रोमिसरी का दिल करता है परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये प्रोमिसरी की हद तक तो आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन आपस में फिर आपका राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन भी है। अगर एक बंदे ने परफॉर्म कर दिया है, बाकियों से वो पूरा हक लेगा अपना कि भाई मुझे पैसे दो। ठीक है, वो उन्हें देने पड़ेंगे। फिर हमने कहा कि भाई अगर तो डेथ हो जाए
किसी जॉइंट प्रोमिसर की 5 प्रोमिसर थे, उसमें से एक की डेथ होगी, 2 की डेथ होगी, वह जिनकी भी डेथ हुई है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर तो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद जॉइंटली, अब सेवरल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जब बंदा एक मर गया सेवरल वाला कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है, आप सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर नहीं सारी बात डाल सकते। अब भाई सेवरल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली करेगा विद जिंदा पर्सन, जो जिंदा लोग हैं, जो अलाइव है प्रोमिसर, उनके साथ मिलकर, ठीक है। और अगर सब के सब फोत हो चुके हैं तो भाई तमाम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, वो भी जॉइंटली करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और लिख लें यहाँ पर कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे तो सही, ये देखो ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी लीगल करेंगे तो सही, ये परफॉर्म इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अप टू स्टेट ऑफ डेड या डिसीज लिखने में से मेरे ख्याल में ये थोड़ा इनकंसिडरेट लग रहा है, डिसीज्ड प्रोमिसर, सही है, उसकी स्टेट तक अपनी जेब से वो नहीं देंगे, उसकी इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है भाई, लिमिटेड से मुराद है कि सिर्फ उसकी स्टेट जो छोड़ के गया है ना, उसमें से जितना परफॉर्म हो रहा है वो करेंगे वो, ठीक है। और ये क्या करेंगे, जॉइंटली परफॉर्म करेंगे हमेशा, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। बाकी लोग जिंदा हैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस जिंदा प्रोमिसर्स, और अगर सारे के सारे फोत हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है उनकी, तो भाई तमाम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर प्रोमिसी किसी एक को किसी 2 को छोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है, तो बेशक वो प्रोमिसी ने छोड़ा है, बाकियों को नहीं छोड़ा, बाकी के तो प्रोमिसी को स्टिल जॉइंटली सेवरली लायबल हैं, लेकिन जिसको छोड़ा है उसको भी प्रोमिसी ने छोड़ा, प्रोमिसर्स ने नहीं छोड़ा, प्रोमिसर की तरफ अभी भी वो क्या है, लायबल है। फिर हमने कहा कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है कोई प्रोमिसर, तो बाकी के जो प्रोमिसर्स हैं वो इक्वली शेयर करेंगे उसका डिफ़ॉल्ट का जो लॉस था उसको, ठीक है भाई, आइए समझ। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, ये ज़रा बड़े गौर से समझना है। देखो ये तो थी ना ड्यूटीज़, परफॉर्म करना ड्यूटी होती है, प्रोमिसर जब वो बंदा होगा तो उसकी लाइबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है परफॉर्म करना, हक किसका होगा परफॉर्म करवाने का, प्रोमिसी का होना चाहिए ना। देखो प्रोमिसर का हक नहीं है, प्रोमिसर की ड्यूटी है। हाँ, प्रोमिसर का हक होगा जब वो प्रोमिसी बन जाएगा, जब वो प्रोमिसी वाली पोजीशन में खड़ा होगा। इधर आ गया हूँ मैं, ठीक है, देखो मैंने पैसे दिए शॉपकीपर को, यार मुझे मार्कर दो, पैसे देने की हद तक मैं प्रोमिसर हूँ, लेकिन जैसे ही वो बंदा मुझे मार्कर दे रहा होगा उस वक्त मैं प्रोमिसी बन गया हूँ, वो प्रोमिसर है। आ रही बात समझ। तो प्रोमिसर की हद तक भाई हमारी लाइबिलिटीज़ वगैरह ये थी, लेकिन प्रोमिसी का राइट क्या है, उसका हक क्या है, वो ज़रा पढ़े। तो आपने इस हेडिंग के साथ लिख लें। इस केस में अब क्या हो रहा है कि वन प्रोमिसर मोर प्रोमिसीज की बात हो रही है, एक से ज़्यादा प्रोमिसीज की बात हो रही है, ठीक है, प्रोमिसीज एक से ज़्यादा हैं इस वक्त। वही समझ लें कि वो जो पहले प्रोमिसेस है एक से ज़्यादा, अब वो क्या बन चुके हैं, प्रोमिसीज बन चुके हैं, प्रोमिसीज मोर हैं। अच्छा ज़रा देखें, व्हेन अ पर्सन हैज़ मेड अ प्रॉमिस टू 2 और मोर पर्सन्स जॉइंटली, then unless contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rest किसके पास होता है, as between him and them, ठीक है। देखो एक बंदा है, उसने एक से ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉमिस कर लिया है, इसका मतलब क्या है, प्रोमिसीज ज़्यादा हैं, प्रोमिसर एक है। एक बंदा है उसने ज़्यादा लोगों के साथ वादा कर लिया कि मैं, देखो मैंने आपसे फॉर एग्जाम्पल 3 लोगों से 50 लाख रुपया ले लिया, अब मैंने आपको 50 लाख वापस करना है, जिस वक्त आपने दिया होगा आप बेशक प्रोमिसर्स होंगे, ठीक है, आपका वो काम था परफॉर्म करना, अब मैंने परफॉर्म करना, मैं प्रोमिसर हूँ, मैं सिंगल हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें 2 भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ लें मैं एक प्रोमिसर हूँ, लेकिन आपको मैंने देना, आप 3 लोग हैं, ठीक है, आप कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस, अब आप में से कौन क्लेम कर सकता है कि भाई 50 लाख दो, 3 लोग हैं ना, क्या कोई एक बंदा क्लेम कर सकता है, जैसे हमने इधर बात बड़े गौर से समझ नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इधर हमने कहा था कि परफॉर्म जॉइंटली भी किया जा सकता है, सेवरली भी किया जा सकता है, जैसे भी प्रोमिसीज चाहें। अब प्रोमिसीज खुद क्या इकट्ठे चाहेंगे हमेशा, या कोई एक बंदा चाह सकता है, या वो भी सेवरली चाह सकते हैं, बात समझ रहे हैं कि भाई अगर तो एक प्रोमिस दिया फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना, वही जाएगा ना, वही कहेगा भाई उसका दिल करता है 2 बंदों से निकलवाए, 5 से निकलवाए, 1 से निकलवाए, जैसे भी है। मसला कहाँ पे आ रहा है, प्रोमिसीज एक से ज़्यादा हैं। अब क्या उनके पास भी जॉइंट राइट है
एंड सेवरल राइट भी है, उनमें से कोई एक बंदा भी परफॉर्म करवा सकता है, ये देखना है। देखें, लायबिलिटी जो है ना वो तो आपने एक फ़र्ज़ निभाना है, राइट में आपको बेनिफिट हो रहा है चीज़ का, ठीक है। अब कानून कहता है कि भाई अगर मैंने ये सेवरल वाला राइट दे दिया कि 3 में से कोई एक बंदा भी पैसे निकलवा सकता है, पता लगे वो एक बंदा निकलवा ले, बाकी 2 को बताए ना, बात आ रही है समझ। इधर ये बाकी 2 को, बाकी सबको बताएगा, क्यों? क्योंकि इसकी जेब से गए हैं, ये उससे निकलवाने के लिए बताएगा ना कि भाई जान मैंने दिया है, अब तुम लोग वो अपने अपने पैसे भरो, ये तो खप डाल देगा फुल। लेकिन उधर उसको बेनिफिट हो रहा है प्रोमिसी को, तो अगर उसको वो कहता है कि मैंने ये कह दिया कि तुम एक बंदा भी जाके पैसे ले सकता है उससे, हालांकि 3 लोगों का हक था, 3 लोगों ने इकट्ठे दिए हुए थे, 4 लोगों ने इकट्ठे दिए हुए थे, लेकिन एक बंदा भी अगर लेने चला गया, कानून कहता मुझे यार यहाँ पे लग रहा है कि कहीं मसला ना हो जाए, क्योंकि इसको फ़ायदा हो रहा है, बाकियों को बताए ना, बाकी कहाँ पे जील होते फिरेंगे। यहाँ पे अगर एक ने परफॉर्म किया बाकियों को लाजमी बताएगा, बाकी सुनने को तैयार नहीं है, भाग भाग के बता रहा है भाई मैंने परफॉर्म कर दिया, अपना हिस्सा लाओ। उधर अगर एक बंदे ने क्लेम कर ली परफॉर्मेंस और वो बाकियों को नहीं बताता तो मसला हो जाएगा। इसलिए कानून ने कहा कि यार क्यों ना इसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग कर दी जाए। बुनियाद स्ट्रॉन्ग क्या है? अगर तो एक ही प्रोमिसर है, सिर्फ एक प्रोमिसी है, फिर तो मसला ही कोई नहीं है, उस प्रोमिसी ने जाकर क्लेम कर ली। मसला कहाँ पे आ रहा है? एक से ज़्यादा है। तो कानून कहता है कि भाई अगर एक से ज़्यादा प्रोमिसीज हैं वो अकेले क्लेम नहीं कर सकते, वो हमेशा जॉइंटली क्लेम करेंगे। अगर एक से ज़्यादा प्रोमिसी हैं वो अकेला बंदा जाके उनमें से कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, वो जॉइंटली क्लेम करेंगे, इनमें से किसी एक से परफॉर्म ज़रूर करवा सकते हैं, सबसे भी करवा सकते हैं, किसी एक से भी करवा सकते हैं, लेकिन एक बंदा आके क्लेम नहीं करेगा। एक बंदा कर सकता है एक केस में, वो कौन सा केस है? अगर बाकी के लोग उसको ऑथोराइज़ करते, ऑथोराइज़ कर दिया कि भाई 5 बंदे, हम क्यों 5 बंदे जाएँ इतनी दूर, तुम जाओ अकेले चले जाओ, वो तो सिंपल यही बात होगी ना, आ एक रहा है लेकिन उसके पीछे कौन है? 5 हैं, प्रॉक्सी, ठीक है, उनका हक लेकर, उनकी आवाज़ लेकर आ रहा है, ठीक है। ऑथराइज होना एक अलग बात है, उनके एजेंट के तौर पे आना अलग बात है। उन्होंने ऑथराइज़ किया, उसको ऑथराइज़ करके उसको भेजा है, सही है, अपना अटॉर्नी बना के भेजा है, वो एक अलग बात है। उसमें उसको नहीं आपने एक समझना, वो एक नहीं है, वो 5 की आवाज़ बन के आया है, रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा अपनी मर्जी से अकेला ही जाकर करे, कानून कहता है नहीं नहीं काका ये शुगल नहीं है। अब ज़रा समझें, कहते हैं व्हेन अ पर्सन हैज़ मेड अ प्रॉमिस टू 2 और मोर पर्सन्स जॉइंटली, मतलब प्रोमिसेस एक से ज़्यादा हैं, देन अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस ज़ाहिर कानून में लिख दिया गया कि यार कोई भी एक बंदा भी मांग सकता है, फिर तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कानून में नहीं लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ, तो फिर कानून आपकी हेल्प के लिए आता है। कानून ये कहता है द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स, सही है भाई, उनके सब के साथ जॉइंट लाइव्स, मतलब जब वो जिंदा है सारे तो सबके साथ होगा, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, और अगर उनमें से कोई मर जाता है, विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिसीज्ड प्रोमिसी jointly with the survivor, or after the death of all promises jointly with all representative of deceased promises। वही ये तो सिंपल देखो, मरने के बाद दोनों के सेम है। मरने के बाद तो वो कह रहा है कि भाई लाइबिलिटी भी सबकी सेम हो जाएगी, जॉइंटली होगी, सेवरल नहीं होगी, ठीक है। और अगर प्रोमिसेस भी मर गए हैं, तो अगर 5 प्रोमिसेस थे, एक प्रोमिसी की डेथ हो गई है, तो भाई वो जिसकी डेथ हुई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम अकेला नहीं कर सकता, जॉइंटली करेगा बाकियों के साथ मिलके। अगर सबकी डेथ हो गई है तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली क्लेम करेंगे, ठीक है। देखें, प्रोमिसी के केस में फ़र्क ही नहीं है। प्रोमिसी के केस में अगर प्रोमिसी साहब जिंदा थे फिर भी वो जॉइंटली ही क्लेम कर सकते थे, अगर वो एक से ज़्यादा प्रोमिसी हैं, ठीक है। और अगर मर गए हैं फिर भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिंदा वालों के साथ, या अगर सारे मर गए हैं तो तमाम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ जॉइंटली ही करेंगे। इधर एक सीन और था, इधर लाइबिलिटी परफॉर्म करने की थी, तो अगर ये जिंदा थे, सारे के सारे जिंदा थे, तो इनकी लाइबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली थी, ठीक है। इकट्ठे भी करना था, अकेले अकेले भी करवा सकते थे इससे परफॉर्म। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी मर जाता ना, तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जिंदा वालों की जॉइंट लाइबिलिटी, मतलब फिर के मरने के केस में तो इधर भी जॉइंट लाइबिलिटी खत्म हो रही है, मरने के केस में, प्रोमिसी के केस में भी जॉइंट राइट जो है वो मतलब उसके ऊपर आ जाएगा। सेवरल वाली लाइबिलिटी सॉरी खत्म हो रही है, मरने के केस में सिर्फ जॉइंट रह जाएगी, प्रोमिसीज के केस में भी जॉइंट राइट ही रह जाएगा। लेकिन प्रोमिसी का फ़र्क क्या था कि प्रोमिसी में जिंदा वालों का भी सिर्फ जॉइंट राइट ही था, इधर लाइबिलिटी जिंदा वालों की जॉइंट भी थी, सेवरल भी थी। और याद है, रह जाएगा याद,
कॉन्सेप्ट सही है? ना समझ आए थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा सुनना है आपने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लें इसकी। जैसे उसने कही, आजम इन कंसिडरेशन ऑफ 5000 लेंट टू हिम बाय बाबर एंड सकलैन प्रोमिसेस बाबर एंड सकलैन जॉइंटली टू रीपे देम दैट सम विद इंटरेस्ट ऑन अ डे स्पेसिफाइड। देखो आजम साहब ने 5000 रुपया कर्जा लिया हुआ किससे? बाबर और सकलैन से। अब आजम ने उनको वापस करना है, तो जब वापस करना है लेने वाले दो हैं, दो का मतलब क्या है? जॉइंट प्रोमिसेस हो गए, ठीक है। बाबर डाइज, अब बाबर साहब हो गए जी फोर्थ। अब क्या होगा भाई? बाबर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद सकलैन वो डिमांड करेंगे, क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अकेला सकलैन मांग सकता है पैसे? भाई अकेला तो बाबर के जिंदा होते नहीं मांग सकता था, मरने के बाद तो हमने कहा हुआ है कि सिंपल रूल है, जब मर गए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना परफॉर्म करेगा अकेला, ना क्लेम करेगा अकेला। परफॉर्म करने में भी वो बाकियों के साथ जॉइंटली करेगा और क्लेम करने में भी वो जॉइंटली करेगा। तो भाई हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि द राइट टू क्लेम परफॉर्म रेस्ट विद बाबर्स रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद सकलैन ड्यूरिंग सकलैन्स लाइफ, ठीक है। और अगर सकलैन साहब भी फोर्थ हो रहे हैं तो फिर उसके भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ जॉइंटली, ठीक है। चलें इसके ना प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं साथ ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग सा था, आपको भूल ना जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देखें। बिनियामीन बोरोड 1 मिलियन फ्रॉम हातिम एंड ताहिर जॉइंटली। बिनियामीन ने भाई 1 मिलियन लिया दो बंदों से, एंड प्रोमिस टू रीपे द अमाउंट ऑन मार्च 1 2011। हाँ, प्रोमिस कितने हैं भाईजान? दो प्रोमिस हो गए ना। बिनियामीन एक बंदा है, उसने पैसा लिया है, लिया दो बंदों से है, वापस दो बंदों को करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। विद रेफरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। भाई हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस, देखो अब आपने अगर रिक्वायरमेंट सही नहीं ना पढ़ी, आपने पता क्या लिख के आया ना, आपको पता लग गया होगा, आपने लिखा ना कि परफॉर्म कौन कौन करेगा, ये तो पूछा ही नहीं है उन्होंने। वो यहाँ पे फिलहाल पूछ रहे हैं कौन क्लेम करेगा। दो बंदे हैं हातिम और ताहिर, ये दोनों जॉइंट प्रोमिसेस हैं। पेपर में यही मसले होते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट आता होता है लेकिन उधर कुछ और लिख के आते हैं। क्यों लिखते हैं? रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते। रिक्वायरमेंट भाई वो ये आपको कह रही है, हातिम और ताहिर जो हैं उन्होंने जॉइंटली लेने हैं पैसे, किससे? बिनियामिन से। तो भाई इन दोनों में से कौन क्लेम करेगा पैसे, कौन मांग सकता है पैसे, ये सवाल है। फॉलोइंग सिचुएशन क्या है? पहले नंबर पे बोथ हातिम एंड ताहिर आर अलाइव ऑन ड्यू डेट। तो भाईजान हमें पता है अगर दोनों जिंदा हैं तो वो जॉइंटली ही मांग सकते हैं, सेवरली मांग नहीं सकते। सेवरल वाला कॉन्सेप्ट परफॉर्म करने पे आता है, प्रोमिसर के ऊपर आता है। प्रोमिसी सिर्फ और सिर्फ जॉइंटली क्लेम कर सकता है। अच्छा, फिर हमने कहा हातिम डाइज बिफोर ड्यू डेट। अगर हातिम साहब फोत हो गए फिर क्या होगा? तो भाई हातिम फोत हो गया, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद दूसरा कौन है? ताहिर, सही है, वो ताहिर के साथ मिलके करेगा। ओके, अच्छा। तीसरा के दोनों ही मर गए हैं तो भाई दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली मांगेंगे। सिंपल, देखें कितना इजी है अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमें समझ आई है चीज़ की। अदरवाइज, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट को पढ़ना, वरना इधर अक्सर ये देखा गया है कि भाई एग्जामिनर कमेंट्स भी आप अगर देखें ना इनके, तो ऐसे क्वेश्चंस के वो उसमें ही कहता है रिक्वायरमेंट नहीं समझ आई, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, ये भाईजान कुछ और लिख के आ गए, ये मुझे वो बताना चाह रहा है जो इसको ज़्यादा आता है, क्योंकि इसने प्रोमिसर वाली बातें ज़्यादा पढ़ी हैं, प्रोमिसरी वाला एक पॉइंट पढ़ा था, ये मुझे प्रोमिसर वाली चिपकाई जा रहा है, मैं तो पूछ नहीं रहा। अगला क्वेश्चन देखें। सोहेल एंड आफाक लेंट 2 मिलियन टू मोहसिन, लैला एंड फैज़ान जॉइंटली। अब देखो उसने प्रोमिसर इधर बंदे भी ज़्यादा कर दिए। सोहेल और आफाक ने 2 मिलियन दिया, मोहसिन, लैला और फैज़ान को जॉइंटली, तीनों को इकट्ठे दिया पैसा। ओके, ऑन ड्यू डेट लैला बिकेम इंसॉल्वेंट। लैला साहिबा हो गई हैं डिफ़ॉल्ट कर गई, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, डिफ़ॉल्ट, सही है, डिफ़ॉल्ट कर गई। विदाउट इन्फॉर्मिंग सोहेल, सोहेल को नहीं बताया उसने, अफाक वॉन्ट्स मोहसिन टू रीपे द फुल अमाउंट टू हिम। भाई अफाक ने मोहसिन को पकड़ लिया कि भाईजान आप पैसे दें। देखो क्या किसी एक बंदे को कहा जा सकता है पैसा देने का? जॉइंट या सेवरल लायबिलिटी वो मसला नहीं है। क्या जॉइंट प्रोमिसी में से कोई एक बंदा कह सकता है पैसा देने का? वो मसला है, एक बंदा नहीं कह सकता। जॉइंट प्रोमिसीज के केस में पैसे का चक्कर है बाबू भैया, एक बंदा नहीं कह सकता। आप जॉइंट प्रोमिसीज के केस में हमेशा जॉइंट राइट है आपके पास, अकेला नहीं। ये मसला आया होगा क्वेश्चन में। अच्छा अब भाई एक ने कहा अगर आप पे करें, देखो मोहसिन का मसला नहीं है, मोहसिन से तो आप ले सकते हो, लेना किसने है ये मैटर कर रहा है। ओके, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन वेदर मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे द फुल अमाउंट टू अफाक। क्या कंपेल किया जा सकता है वो सारी अमाउंट अफाक को दे? भाई आपने लिखना है एज पर द अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस।
द राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, द राइट टू क्लेम कंपनसेशन रेस्ट विद देम जॉइंटली, उनके साथ जॉइंटली होता है राइट, ठीक है। हैंस अफाक एलोन कैन नॉट कंपेल, कौन बंदा है, मोहसिन टू पे दी टू मेक द पेमेंट अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, ठीक है। तो भाई आपने आगे देखो, इसने आगे वो लिख दिया लीगल प्रोविजन, लेकिन आपने पहले लिखनी है, उसने लिख दिया ना राइट टू क्लेम परफॉर्म वगैरह, आपने भाई पहले लिखनी है ये, ठीक है। तो हमें ये पता है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मोहसिन इफ ही रीपेज द फुल अमाउंट, भाई अच्छा, लेकिन अगर उसने कहा फिर भी उसने रीपे कर दी सारी की सारी अमाउंट, ठीक है, तो अब क्या किया जा सकता है, तो भाई अब वो वही किया जा सकता है कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 as Mohsin has paid the full amount, he has the right to claim contribution in equal sharing from remaining partners because Laila has defaulted, Laila क्योंकि डिफ़ॉल्ट करके गया है, her share shall also be, her shares loss shall also be borne by the remaining promises equally। अब देखें दो बंदे इक्वल हैं, बेसिकली पैसे कितने हैं, 2 मिलियन है, आप पैसे भी यहाँ पे लिख सकते हो, आप लिखोगे कि यार 2 मिलियन 3 बंदों ने देना था, मोहसिन, लैला एंड फैज़ान ने, वो जितने जितने बनते हैं पता नहीं कितने पैसे बन रहे हैं। तो अब लैला डिफ़ॉल्ट कर गई है, इसका मतलब है कि भाई अब दो बंदों ने 2 मिलियन देना, तो मतलब है कि 1 मिलियन देना है। तो अगर मोहसिन साहब ने अब उसको दे दिए हुए हैं पैसे, तो मोहसिन का अपना शेयर भी 1 मिलियन का बन रहा है, बाकी के पैसे वो दूसरे बंदे से, फैज़ान से ले लेगा। ओके भाई, चलें जी। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फ़हीम, सलीम, जमील, ये आप लोगों ने करना है भाई, प्लीज़ इसको करें, लिख कर करें। ये कॉन्सेप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में, ये गलत नहीं होना चाहिए। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।